मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये ऊष्मन है। तो प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आपके ऑप्शन है मीथेन, आर्गन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्गन, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। वैश्विक ऊष्मन के लिए मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्षोभमंडलीय गैसें जिम्मेदार होती हैं। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, मीथेन। धान के खेत मीथेन का बहुत बड़ा स्रोत है। धान के खेत मीथेन का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के आरोही क्रम में सजाएं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी एंडीज़, ग्रेट डिवाइडिंग, हिमालय और रॉकी। इनको आप सही उनकी लंबाई के हिसाब से अवरोही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा एंडीज़, और उसके बाद होगा रॉकी, और थर्ड नंबर पे आएगा हमारा ग्रेट डिवाइडिंग, और सबसे लास्ट में हिमालय जाएगा। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी क्रम हमारा बनता है 1, 4, 2, 3, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है? ऑप्शन है CD रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्लॉपी। अगला प्रश्न है, शरीर को प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता किसके लिए होती है? ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत, समुचित पोषण। तो दोस्तों, शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है समुचित पोषण के लिए, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आपको इनमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल सही है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा सही है। लिथियम कार्बोनेट गठिया का उपचार के लिए होता है, यानी ये भी सही है। तो सही सुमेलित नहीं है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये आपका सही नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी इमल्शन के निर्माण के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, जार्बा
जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अंडमान निकोबार। तो दोस्तों जारवा जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख तौर पर निवासी हैं, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। जारवा जनजाति के लोग अंडमान निकोबार के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न सेल तंत्रों में से किस में लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? ऑप्शन है गुडवाना तंत्र, ऑप्शन बी कुडम्पा तंत्र, ऑप्शन सी धारवाड़ तंत्र और ऑप्शन डी है विंध्य तंत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात करते हैं, धारवाड़ तंत्र सही जवाब होगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में धारवाड़ युग की जलीय एवं आग्नेय शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लीमानाइट और लेटराइट अयस्क प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरस्को अफ्रीका निवासी इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को भारत में समाप्त किया था? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड सर जॉन सोर या डी लॉर्ड विलियम बेटिंग। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड एलनबरो, यानी हम सही हो जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने 1883 में एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल था 1842 से 1844 तक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, टी.टी. कृष्णामाचारी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 दिन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत के संविधान में एक गणतंत्र देश की कल्पना की गई है जिसके अनुसार राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया एवं उस पर महाभियोग चलाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, जिसकी सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए 18 वर्ष या इसके ऊपर, बी 19 वर्ष या इसके ऊपर, सी 21 वर्ष या इसके ऊपर, डी कम से कम 25 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
21 वर्ष या इसके ऊपर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं आयकर, व्यावसायिक कर, बिक्री कर, लेवी कर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यावसायिक कर। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? दोस्तों इस प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक की वजह से व्यय को वह लिख गया है, आप सही कर लीजिएगा। यानी प्रश्न हो जाता है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? आपके ऑप्शन है ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी केंद्रीय वित्त मंत्री। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संसद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।